नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पिछले 24 घंटों में 2,70,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस और देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो कोरोना से प्रभावित नहीं है। जबरदस्त केस बढ़ रहे हैं, डर लगता है। ऐसे में क्या करें, कैसे बचें कोरोना से, कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाएं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से हमारी साथी अंजना ने इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर, आज तक पर सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। दूसरी लहर पर सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि संक्रमण और संक्रमण के जो ये म्यूटेंट इस वायरस के हो जाने की खबरें आ रही हैं, इन सब पर मौजूदा परिस्थितियों पर सबसे पहले क्या जानकारी देंगे आप डॉक्टर गुलेरिया? मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि स्थिति काफी गंभीर है। हमारे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अब हम ऑलमोस्ट 2.5 लाख केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी केसेस रोज रिकॉर्ड तोड़ के आगे ही बढ़ रहे हैं। इस सब चीजों का ये मतलब है कि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ज्यादा से ज्यादा जोर पड़ेगा। ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर हमें इस लड़ाई में आगे जीतना है तो हमें 2-3 चीजें साथ साथ करनी है। हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कोविड केयर सेंटर्स बढ़ाने हैं, कोविड आईसीयू बढ़ाने हैं, कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें पूरा ये प्रयत्न करना है कि हमारे केसेस भी कम हो। क्योंकि अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतने ज्यादा केसेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एग्रेसिव एक्शन लेना है। चाहे हम कहें माइक्रो कंटेनमेंट करें, माइक्रो लॉकडाउन एरियाज बनाएं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन करें या सख्ती करें जिससे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एसेंशियल हो। क्राउड्स बिल्कुल ना इकट्ठे हों, क्योंकि ये वायरस जो है ये एकदम आग की तरह फैल रहा है और अगर हम इसके फैलने को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस बढ़ेंगे और अगर केसेस बढ़ेंगे तो उससे से ही प्रोपोर्शनेट हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ेंगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और वो एक लिमिटेड अमाउंट है, तो उसमें एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन अगले कुछ दिनों में पड़ सकता है। ठीक है, इससे पहले कि अब मैं स्पेसिफिक कुछ सवाल पूछूं सर जो लोगों के मन में है, 2 चीजों पर मौजूदा जो परिस्थिति है उस पर आपसे जानकारी जानना चाहती हूं। सबसे पहला सवाल, ऑक्सीजन। कई राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र से लेकर कुछ राज्य, जो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उस पर आपके पास, चूंकि आप भी लगातार सरकार के साथ संपर्क में है, क्या जानकारी है? और दूसरी तरफ रेमडेसिविर को लेकर भी सवाल उठ रहा है, वो कितना कारगर है, ये सवाल है मेरा आपसे। क्या वो वाकई बहुत क्रूशियल है और उसकी उपलब्धता को लेकर आप क्या बताएंगे? और तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि वैक्सीनेशन की क्या परिस्थिति है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तीनों पर आपकी जानकारी। पहला आपका जो तीसरा सवाल था वैक्सीनेशन पे, अगर हम देखें तो हमारे पास वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोडक्शन रोज बढ़ रही है और नई वैक्सीन भी आ रही है। स्पुतनिक भी अब अप्रूव हो गई है और बाहर से भी कई वैक्सीन जो है वो अगले कुछ हफ्तों में भारत में आ जाएंगी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। कभी कभी ये हो जाता है कि जहां जहां पे अब केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे जब पहले सिर्फ 50 लोग आ रहे थे वैक्सीन लगाने, अब एकदम 500 लोग आ जाते हैं उस साइट पे, तो तब वैक्सीन वहां पे कम पड़ती है। तो सप्लाई चेन मेंटेन करने की जरूरत है जिससे जहां जहां पे डिमांड ज्यादा है वहां पे हम ज्यादा वैक्सीन पहुंचाएं। कुछ एरियाज जहां पे अभी डिमांड नहीं है वहां से वैक्सीन उठा के उस जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करें तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा आपका सवाल था रेमडेसिविर पे। रेमडेसिविर जो दवाई है उसमें अभी तक जो भी स्टडीज हुई हैं और ये बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, उन सब स्टडीज ने यही दिखाया कि रेमडेसिविर सिर्फ हॉस्पिटल एडमिशन को कुछ दिनों से कम करती, 4 दिन कम हो जाते हैं हॉस्पिटल एडमिशन, लेकिन वो आपकी मोर्टेलिटी नहीं कम करती। ऐसा कोई ग्रेट मैजिक बुलेट नहीं है कि इससे इंसान ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये रेमडेसिविर की जो जरूरत है वो उन्हीं लोगों को की है जिनको ज्यादा सीवियर डिजीज हो, जो हॉस्पिटल में हो, जिनके फेफड़ों में कोविड फैल गया हो और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही हो। माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वही पैनिक सिचुएशन हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी वायरस इन्फेक्शन है तो हम रेमडेसिविर दे सकते हैं।
ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उसके हर एक ड्रग के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और रेमडेसिविर के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए उसको जब उसकी जरूरत नहीं है तब देने से नुकसान ज्यादा हो सकता है। आपका पहला जो सवाल था वो ऑक्सीजन पे था। ऑक्सीजन की तैयारी जो है पिछले 8-9 महीने से सरकार कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में कई प्लांट्स भी लगाए गए जिससे ऑक्सीजन जो है वो हर एक हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। लेकिन जैसे मैंने कहा वैक्सीन की बात है, वैसे ही ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू है। जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो एकदम पहुंचाए जा सकते हैं। 6-7 महीने पहले ये पूरा अरेंजमेंट किया गया था कि जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां ट्रेन के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए जाएंगे और वहां पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पूरा कलेक्टिवली सब लोग मिलकर काम करें, तो चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीनेशन की बात हो, उसका चैलेंज जो है वो देश पूरी तरह से मीट कर सकता है। जी सर, अब मैं ऐसे सवालों पर आना चाहती हूँ डॉक्टर गुलेरिया, जो कि इस दूसरी लहर में कई लोगों की लिए पहेली की तरह बन गया है। उसमें पहला सवाल यही है, आम व्यक्ति की नजरिए से आपसे पूछूं, आरटीपीसीआर टेस्ट कई बार वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और डॉक्टर्स एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए कह रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आपकी बात सही है और इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की जो हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं वो सिर्फ 80% है। इसका मतलब कि बेस्ट ऑफ सिचुएशन में भी, और ये पहले से हम कह रहे हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि कई 20% ऐसे लोग हैं जो आरटीपीसीआर का जो टेस्ट आप करोगे उसमें वो डायग्नोसिस मिस हो सकता है। क्योंकि ऐसा कोई ये टेस्ट 100% नहीं है कि हम कहें कि ये जो है 100% सेंसिटिव है। हाँ, आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव है तो आपको डेफिनेटली कोविड इन्फेक्शन है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कि आप उन 20% में हो जिनमें टेस्ट पिकअप नहीं कर पाया। दूसरी चीज ये है कि टेस्ट करने की जो स्वैब लेने का जो टेक्निक है वो अच्छी तरह से जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनको आना चाहिए। कई दफा लोग जो नेजल स्वैब, नाक में जो स्वैब डालते हैं, वो पूरे नाक के अंदर तक नहीं लेके जाते और उसमें फिर वायरस आता नहीं है। तो वो अगर आप टेस्ट ठीक से नहीं करोगे, अपना सैंपल ठीक से नहीं लोगे, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ सकती है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि अगर आपके लक्षण जो हैं वो कोविड जैसे हों, आपके ब्लड रिपोर्ट जो है वो भी कोविड सजेस्ट करें और एक्सरे या सीटी में भी कोविड जैसी पिक्चर हो, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आपको कोविड है। आपको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। उसकी दवाई भी अगर जरूरत है तो शुरू करनी चाहिए और अपना टेस्ट फिर से कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 टेस्ट कराएंगे तो पिकअप जो है उसका बढ़ जाएगा और हो सकता है कि सेकंड टेस्ट में आप पॉजिटिव आ जाए। ठीक है सर, आरटीपीसीआर पर आपने पूरी जानकारी दे दी। अब मेरा सवाल आपसे वैक्सीनेशन पर है। सर, ऐसे अनेकों केस अब आ रहे हैं जिसमें दोनों डोसेस वैक्सीन के लेने के बावजूद उनको कोरोना हो रहा है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? और साथ ही एक फॉलो अप क्वेश्चन इसमें है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लेने के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया है, उनका एंटीबॉडी काउंट भी काफी हाई आ रहा है, बावजूद इसके उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो जा रहा है। ये साइंस और बायोलॉजी इसमें क्या है? क्योंकि अभी तक जो हम जानते थे वो यही था कि वैक्सीनेशन का अर्थ है एंटीबॉडी बनना, एंटीबॉडी आपको उस बीमारी से बचाएगा, लेकिन एंटीबॉडी होने के बावजूद कोरोना फिर से कैसे हो रहा है? ये भी समझना बहुत जरूरी है और इसमें यह समझना जरूरी है कि जो हम कहते हैं अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आपको डिजीज नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं ये कहूं कि मैंने वैक्सीन लगाई और मुझे वैक्सीन लगा दूसरा शॉट लगाने के बाद 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और जैसे कुछ लोग टेस्ट कराते हैं तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज का भी पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपको आपके शरीर, आपके नाक और गले में कोविड वायरस फिर भी आ सकता है, वो कुछ टाइम वहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकता है और आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी है वो वायरस को आगे नहीं बढ़ने देंगी, उसकी रेप्लिकेशन को रोक देंगी और इसलिए आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी। आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मामूली सी बीमारी होगी और वो उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारी जो वैक्सीन स्ट्रैटेजी है वो मोर्टेलिटी और आईसीयू एडमिशन को रोकने के लिए है। कुछ हद तक वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन आपको तो माइल्ड डिजीज देगी, लेकिन आप इन्फेक्शियस हैं
और आप किसी और को बीमारी दे सकते हैं जिसको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर डिजीज हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि वैक्सीन जो है हमें सीवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी, माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्ट करेगी, और हम कोविड पॉजिटिव हो भी सकते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन से ही जुड़ा एक और सवाल है सर डॉक्टर गुलेरिया, चाहे वो यूके हो जहां पर दूसरी लहर पर काफी हद तक उन्होंने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई, लॉकडाउन भी किया, सख्तियां भी की, साथ में उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी से किया। क्या इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव को और अच्छी तरीके से करने की जरूरत है? हमारे पास तो सर अनुभव भी है, तमाम ऐसी बीमारियों के हम वैक्सीनेशन करते आए हैं। क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को, क्योंकि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि आपको 18 उम्र से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, और इस लहर में तो बच्चों को भी हो रहा है, युवाओं को बहुत ज्यादा हो रहा है। 60-65% इन्फेक्शन दिल्ली में 45 से कम ईयर्स के लोगों के हैं। तो ऐसे में क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को रीथिंक करना, रीस्ट्रैटेजाइज करना, उसकी रणनीति को नए सिरे से करने पर आपकी क्या राय है? और क्या आपने ऐसी कोई राय आगे सरकार तक भी पहुंचाई है कि टीकाकरण को हम इफेक्टिवली कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उसमें थोड़ी सी हमसे पिछले कुछ महीनों में कमी रह गई है, क्योंकि कई लोग पहले आ भी नहीं रहे थे आशंकाओं की वजह से? अगर हम देखें तो टीकाकरण का क्या, हमारा मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद टीकाकरण का यही है कि हम लोगों की जान बचाएं, और इसलिए जिन लोगों को सिवियर कोविड होने के चांसेस हैं, जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करें। उसके साथ साथ उन लोगों को करें जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बीमार हो जाएं और फिर कोई पेशेंट को देखने के लिए कोई डॉक्टर ही ना अवेलेबल हो। तो इसलिए स्ट्रैटेजी यही बनाई गई थी कि सबसे पहले हम इनको ही करें, और ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी है। WHO की गाइडलाइन, CDC की गाइडलाइंस यही कहती हैं कि आप सबसे पहले इन लोगों को वैक्सीनेट कीजिए, उसके बाद आप औरों को वैक्सीनेट कीजिए, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने डोजेस हैं। क्योंकि अगर हम देखें हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अगर हम 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बात करें तो कम से कम वो 97 करोड़ लोग हैं। अगर हम उसका रफ आइडिया दें तो 100 करोड़ लोग हैं, तो हमें 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस चाहिए होंगे अगर हमने 2 शॉट्स देने हैं सारे 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। मान लो हम कहें कि 50% आए वैक्सीन के लिए नहीं आते, 50% भी दें तो भी हमें 100 करोड़ डोजेस चाहिए होंगे। हमारे पास इतने डोजेस नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं है जिसके पास इतने डोजेस होंगे। इसलिए स्ट्रैटेजी बना के आस्ता आस्ता वैक्सीनेशन ड्राइव को खोलना पड़ेगा, और पूरी कोशिश जैसे भारत सरकार कर रही है ये करनी पड़ेगी कि हम और डोजेस वैक्सीन के अपने पास ला पाए, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन हो, जाइडस की वैक्सीन हो, या बाहर देशों में जो वैक्सीन बन रही है उनको हम भारत में लाएं, जिससे हमारा वैक्सीन पूल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन की जो फैलना है वो रुकेगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने कहा 2 pronged स्ट्रैटेजी, कि हमें पूरी और स्ट्रैटेजी बनानी है कि कोविड को हम आगे ना बढ़ने दें, क्राउड्स को रोकें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एग्रेसिवली फॉलो करें, कंटेनमेंट जोन्स बनाएं, और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग और आइसोलेशन को पूरी तरह से करें। क्योंकि अगर हमारे केसेस नहीं बढ़े, कम होंगे, तो हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो मुझे पता है एक डॉक्टर के तौर पर आप पॉलिटिकल इशू पर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन देखिए कुंभ को लेकर कई सवाल खड़े हुए सर। अब जाकर कई सारे ऐसे अखाड़े हैं जिन्होंने कह दिया है कि कुंभ का समापन कर दिया जाए। चुनाव प्रचार अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है इतना ज्यादा। बतौर डॉक्टर आपको नहीं लगता है कि ये सब रुकना चाहिए? एनी काइंड ऑफ पब्लिक गैदरिंग, उन सब पर रोक लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हमें कंप्लीट लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा तो फिर वही क्राइसिस झेलेंगे, वही इकोनॉमिक क्राइसिस झेलेंगे, वही हमने मजदूरों का पलायन, मानवीय संकट देखा था। तो इन सब से बचना है तो पब्लिक गैदरिंग्स रोकना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात से सहमत हूं कि हमें पब्लिक गैदरिंग्स, क्राउड्स को जितना हम रोक पाए वो रोकें, और जहां पे हैं तो वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, ये सब बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी ऐसा क्राउडेड गैदरिंग है वो एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है। वहां पे अगर एक व्यक्ति भी हो जिसको कोविड हो तो वो उस माहौल में वायरस सब लोगों में फैला सकता है, और उसके कारण बहुत ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, या और कोई गैदरिंग हो, उसमें हमको उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लगाना बहुत जरूरी है।
और उसको जितना हम कम कर पाए वो ही बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हर एक नागरिक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो फंक्शंस हैं उसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ऐसे फंक्शन में ना जाएं, या फिर वहां पे देखें कि सब लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और जो है मास्क लगा रहे हैं, और लोगों को भी डिस्करेज करें कि ऐसी जगह ना जाएं, क्योंकि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि औरों को कोविड होगा और हमारे परिवार में नहीं होगा। ये गलत धारणा है। कोविड आजकल जिस तरह से फैल रहा है वो घर घर में फैल रहा है, और अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो हम सब के सब इस बीमारी के चपेट में आएंगे। बिल्कुल। अब वापस लौटते हैं सर, जो वायरस को लेकर कई सारे सवाल मन में है लोगों के। वैक्सीनेशन के बाद अब वायरस पर जरा आते हैं, क्योंकि इसको लेकर कई सारी पहेलियां बन गई हैं। डबल म्यूटेंट वायरस क्या होता है सर, आप समझाएं। कई सारे ऐसे वायरस स्ट्रेन्स का जिक्र हो रहा है जो कि खास तौर पर ब्राजील जैसे मुल्कों में है, जो कि बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मतलब लोगों को बीमार कर रहा है, जान पर उनके बना रही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में क्या क्या म्यूटेशंस हुए हैं जिसकी वजह से इंसान को बहुत, ये डबल म्यूटेंट वायरस कितना इंपॉर्टेंट है? क्या यही है जो इस दूसरी लहर को इतना अग्रेसिव बना रहा है? तो अगर हम म्यूटेशन की बात करें, वायरस जो है वो, ये जो आरएनए वायरस है, कोविड एक आरएनए वायरस है, वो रेगुलरली म्यूटेट करता है। ये हम सबको पता है कि ये वायरसेस जो हैं ये म्यूटेट करते हैं आस्ता आस्ता अपना, जब वो रेप्लिकेट करते हैं, जब एक वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में मल्टीप्लाई करता है तो उसमें जब वो रेप्लिकेट करता है, जब उसकी और कॉपीज बनती हैं, तो कभी कभी वो थोड़ा सा अलग बन के वो म्यूटेशन हो जाता है। और कभी कभी और प्रेशर्स के कारण, चाहे वो दवाई का हो चाहे वो टीका का हो, वायरस अपने आप को सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेट करने के लिए म्यूटेट करता है। तो ये वायरस में एक उसका ये कहें कि प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को म्यूटेट करेगा। और हम फिर यही देखते हैं कि जो वायरस म्यूटेट करते हैं, जिनको हम वेरिएंट्स कहते हैं, वो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है या वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। म्यूटेशन तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जिसमें हमें थोड़ा सा फिक्र रहता है, क्योंकि उसमें 3-4 चीजें हो सकती हैं। एक तो ऐसा म्यूटेशन आ सकता है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी फैल रहा है, जैसे हम मानते हैं कि भारत में भी कोई ऐसा ही म्यूटेशन है जो एकदम बहुत फैल रहा है और इसलिए हमारे केसेस इतनी छोटे टाइम में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा ऐसा है कि ऐसा कोई म्यूटेशन तो नहीं है जो ज्यादा विरुलेंट हो गया, बहुत सीवियर डिजीज कर रहा है जिससे हमारा डेथ रेट बढ़ जाए। और तीसरा हम ये देखते हैं कि वायरस का म्यूटेशन ऐसा तो नहीं हुआ है कि वो रीइंफेक्शन कर रहा है, या फिर वायरस जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं उसकी एफिकेसी कम हो रही है। तो अभी हम देखें तो हमारे यहाँ पे दुनिया में 3 मेन जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, वो यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और ब्राजीलियन वेरिएंट है। डबल म्यूटेंट जो इंडिया में रिपोर्ट हुआ है, वो 2 म्यूटेशंस का एक मिक्सिंग होने के कारण एक नया वायरस का म्यूटेंट बना है, और उस पे स्टडी की जा रही है कि इसके कारण ज्यादा ये फैल तो नहीं रहा है और ये इसकी वैक्सीन की एफिकेसी इससे कम तो नहीं हो रही। अभी इसमें इतना डेटा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत में कई क्षेत्रों में, जैसे पंजाब से जो डेटा आया है, वहां पे यूके वेरिएंट अब ज्यादा देखा जा रहा है और वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज्यादा जल्दी फैलता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सारे जो देश है उसमें कौन से वेरिएंट्स हैं, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है हमें सॉर्ट ऑफ मॉडिफाई करनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। जी सर, आपने खुद ही रीइंफेक्शन का जिक्र किया कि अभी वो सब स्टडी में है, और कौन सा स्ट्रेन क्या कुछ कर रहा है, क्या रीइंफेक्शन बहुत ज्यादा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि और बड़े कम दिनों में सर, बहुत कम टाइम हुआ है लेकिन फिर भी रीइंफेक्शन हो जा रहा है। क्या ये भी उसी म्यूटेशन की वजह से आप देखते हैं? क्या समझ में आ रहा है रीइंफेक्शन की वजह क्या समझ में आती है आपको? ये एक बहुत अहम सवाल है कि रीइंफेक्शन क्यों हो रहा है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण अगर हम ये देखें कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुए काफी टाइम हो गया, 7-8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इस वायरस को हमारे देश में आए हुए साल से ऊपर हो गया। तो क्या ये हो सकता है कि उन लोगों की इम्यूनिटी आस्ता आस्ता कम हो गई और अब उनको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं, कि जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनती है वो कुछ महीने या 8-9 महीने ही रहती है। या फिर ये है कि इम्यूनिटी तो है लेकिन वायरस ऐसा चेंज हो गया कि आपकी इम्यूनिटी उसको रोक नहीं पा रही और आपको फिर से इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं, जो जैसे मैंने कहा कि आप कोई इम्यून एस्केप मैकेनिज्म तो नहीं वायरस ने डेवलप कर लिया है।
इसी के लिए रिसर्च करने की जरूरत है। इसीलिए जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ है और अब फिर से इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें डिटेल स्टडी हो रही है कि उनमें जो वायरस है वो किस टाइप का है और उनके शरीर में एंटीबॉडीज जो हैं वो अभी हैं या अभी कम हो गई हैं। तो ये अभी रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है कि अब जो लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ था उससे अब प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसके लिए फिर आगे के लिए क्या करना चाहिए। सर, आप देश में पहले डॉक्टर्स में से एक थे पूरे देश में जिन्होंने सबसे पहले दूसरी लहर में कह दिया था कि इस बार युवाओं और बच्चों को बचाकर रखने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये भी म्यूटेशन का ही एक हिस्सा है जिसकी वजह से बच्चे और युवा ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं? आप और उनमें सिवियरिटी का क्या लेवल अभी तक मॉनिटर हो रहा है? किस तरह से उनको बचाने की जरूरत है? क्योंकि अभी तक तो कोई वैक्सीन भी बच्चों के लिए नहीं आई है, तो बड़ा कंसर्न है ये। और वो कैसे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बन सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, आपके बच्चों में एक बहुत अब गंभीर स्थिति है कि यंग एज ग्रुप में अब ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शायद वायरस इतना चेंज नहीं हुआ, हमारा आउटलुक चेंज हो गया है। अगर हम पिछले 6-7 महीने की बात करें, तब बच्चों को हम बिल्कुल बचा के रखते थे, स्कूल सारे बंद थे, बच्चों को घर पे ही रखा जाता था, बाहर उनको नहीं जाने दिया जा रहा था और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। जनवरी फरवरी में जब वैक्सीन आनी शुरू हुई और जब केसेस हमारे कम हुए, तो कई जगह स्कूल खुल गए, कई जगह बच्चों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, कई लोगों ने तो अपने बच्चों को छुट्टियों पे ले गए या और जगह मिक्सिंग शुरू हो गई। और ये एक ऐसा वनरेबल पॉपुलेशन था जिसको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, उनमें अभी इम्यूनिटी नहीं आई थी। वो एकदम एक्सपोज हो गया इस वायरस से और इसलिए बच्चों में एकदम केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो मुझे लगता है हमारे में जो बिहेवियरल चेंज आया है, बच्चों को बाहर ले जाने का, स्कूल खोलने का, जब तक हमारे पर अभी इतनी प्रोटेक्शन नहीं आई थी, तो इसके कारण यंग जनरेशन और बच्चों में केसेस बढ़े हैं। और हमें अब यही स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी कि हम इनको कैसे बचा के रखें, बाहर ना जाने दें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, और जल्दी से डेटा कलेक्ट करें कि वैक्सीन इनमें सेफ है, तो इनमें भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाए। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे रेमडेसिविर पर है, क्योंकि रेमडेसिविर, उसकी उपलब्धता, उसकी कालाबाजारी, उसके स्टॉकिंग को लेकर बहुत सारे सवाल। बट कितना इफेक्टिव है रेमडेसिविर, इस सवाल का हिस्सा। दूसरे हिस्से में मैं, क्योंकि ऑक्सीजन में रेमडेसिविर वर्सेस ऑक्सीजन, क्योंकि सरकार को उपलब्धता पर ज्यादा काम करना है, तो क्या ऑक्सीजन बड़ा क्रूशियल है? और रेमडेसिविर को लेकर जो तमाम बातें की जा रही, क्या वो वाकई इतना इफेक्टिव है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है? और अगर है तो क्या कई लोग इसको सेल्फ एडमिनिस्टर यानी खुद से ही रेमडेसिविर लेने की बात कर रहे हैं, क्या वो सही है? रेमडेसिविर बहुत इफेक्टिव ड्रग नहीं है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग था जो पहले इबोला इन्फेक्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन जब फिर स्टडीज की गई तो इसको फिर सार्स के लिए भी, इसके लिए कोरोना वायरस के लिए भी यूज किया गया। लेकिन अगर हम शुरू की स्टडीज देखें तो उन शुरू की स्टडीज ने इस ड्रग पे इसमें कोई फायदा नहीं दिखाया। वो नेगेटिव स्टडीज थी कि रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं है। बाद की कुछ स्टडीज जो थी उसमें यही दिखाया कि इस दवाई से लोगों की जान नहीं बचती, सिर्फ उनकी हॉस्पिटल स्टे 4 दिन कम हो जाता है। इसलिए ये जो दवाई है ये ऐसी नहीं है कि ये इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों में पैनिक इतना है और ये सोचते हैं कि यही दवाई लगाएं तो शायद फर्क पड़ेगा, वो गलत धारणा है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है मेरे विचार। जब लोगों के फेफड़े में असर पड़ता है और वो कुछ दिनों के लिए, जब उनकी फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब उन दिनों के लिए अगर हम उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे पाएं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे पाएं, तो वो जब दौर निकल जाता है तो वो फिर आस्ते आस्ते रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन उस टाइम पे ना मिल पाए तो उनके ऑक्सीजन ब्लड में कम होने के कारण और ऑर्गन्स में भी असर पड़ने लगता है, चाहे हम हार्ट की बात करें, चाहे किडनी की बात करें या ब्रेन की बात करें, और उसके कारण उनको फिर बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिन लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है उनको ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है, और इसलिए ऑक्सीजन पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। रेमडेसिविर जो एक ड्रग है जिसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है,
उस पे इतने ज्यादा जोर देने की मेरे मन में मेरे ख्याल से इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कहा सर ऑक्सीजन को आप भी क्रूशियल मानते हैं, रेमडेसिविर पर आपने कहा बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन से ही जुड़ा एक सवाल पूछती हूँ, क्योंकि ऐसी महामारी अक्सर तरह तरह के व्यापार और उसको पुश करने का एक अवसर बन जाता है। आपदा में अवसर जो लोग देखते हैं, गलत अवसर की तरफ मेरा इशारा है। बड़े सारे ई कॉमर्स साइट्स पर सर ऑक्सीजन कैंस बेचे जा रहे हैं। ये अगर आपने नोटिस किया हो या उसके बारे में कोई जानकारी दे सके कि ये क्या है और क्या इसका कोई वाकई यूज है? क्या एसओएस के लिए इस तरह के ऑक्सीजन कैंस खरीद कर रखना ठीक है? इसका ऑक्सीजन कैंस का कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपने 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन ले ली तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ऑक्सीजन पूरी तरह से वहां पे मॉनिटर करके जितना फ्लो रेट है उसके हिसाब से देने की जरूरत है। इसलिए घर पे ऑक्सीजन आप लें और वो उसका मॉनिटर भी ना हो पाए और आपको गलत सेंस आपको ऐसे लगे कि मैं ठीक हूं, ये बात धारणा ठीक नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, 94 से कम है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर 90, 88, 90 से कम है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं और वहां पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वहां पे मिलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम घर पे ऑक्सीजन कैन ना रखें, क्योंकि उससे आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। सर आपने ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग क्या बताई? 90 से नीचे आने पर हॉस्पिटल जाएं या 94 से नीचे आने पर हॉस्पिटल जाएं? 94 से नीचे हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और फिर क्लोज मॉनिटरिंग करें। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन रेगुलरली 90 से कम आ रही है तो फिर आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो 90 to 94 एक बफर है जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी थोड़ा सा जो आप प्रोब डालते हो सैचुरेशन का, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। जी सर, अब मैं जरा जो टेस्ट रीडिंग्स है उसको लेकर भी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जब आरटीपीसीआर की रीडिंग आती है उसमें सीटी वैल्यू जो वायरल लोड वैल्यू है उसको लेकर भी लोग अपनी तरह से देखते हैं, समझते हैं और डिकोड करते हैं। मैं चाहती हूं कि बतौर डॉक्टर आप डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बताएं कि ये जो सीटी वैल्यू है वायरल लोड, उसको देखने की कितनी जरूरत है और उससे क्या समझ में आता है? तो सीटी वैल्यू को हम कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। इसका पहले लोग ये सोचते थे कि, और सीटी वैल्यू का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जितनी आपकी लो सीटी वैल्यू हो उतना ज्यादा वायरल लोड है आप में, मतलब वायरस जाता है। अगर आपकी सीटी वैल्यू मान लो 15-16 है तो आपका वायरल लोड बहुत ज्यादा है। अगर आपकी सीटी वैल्यू 30 या 30 से ऊपर है तो इसका मतलब आपका वायरस लोड कम है, वायरस कम है। तो लोग ये सोचते थे कि हम सीटी वैल्यू के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि आप कितने इन्फेक्शियस हैं, आप कितनी बीमारी फैला सकते हैं, या आपको कितनी सीवियर इलनेस हो सकती है। लेकिन ये दोनों धारणाएं जो हैं ये ठीक नहीं है, और इसके कारण मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसके एक पॉइंट पे करते हैं। मान लो आज मैंने किसी का नेजल स्वैब लिया, अभी बीमारी उसकी बढ़ रही थी, तो ये हो सकता है कि अभी वायरल लोड कम है तो सीटी वैल्यू जो है उसकी ज्यादा आएगी। कल हम करेंगे तो फिर वायरल लोड बढ़ जाएगा तो सीटी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो एक सीटी वैल्यू पे आप ये नहीं कह सकते कि वायरस कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो एक एट वन पॉइंट इन टाइम आपने टेस्ट किया, उसका हम आगे कितना बढ़ेगा कितना कम होगा वो नहीं कह सकते। सिमिलरली इन्फेक्टिविटी और या डिजीज सिवियरिटी जो है वो सीटी वैल्यू से लिंक नहीं हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि लोगों को सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट देखनी चाहिए, सीटी वैल्यू पे ना जाए, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चूंकि आप आज तक पर लाइव है और देश भर में जो अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी लोग इस तरह की बीमारी का सामना कर रहे हैं, कई जगहों पर सर अस्पतालों में बेड्स नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ केस सिनेरियोज में आपके सामने रखूं जिससे अगर हमारे दर्शक किसी तरीके से समझ सके कि उनके पास क्या ऑप्शंस करने चाहिए अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, उसका जवाब उन्हें बतौर कंसल्टेंट आपकी तरफ से मिल जाएगा। तो एक सिचुएशन में ऐसा बता रही हूं कि समझ लीजिए मेरे टेस्ट में, आरटीपीसीआर टेस्ट में मेरा पॉजिटिव आया है, क्योंकि मेरा ऐसी हिस्ट्री रही कि मैं किसी से कॉन्टैक्ट में आई थी, लेकिन मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं। ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? क्या हॉस्पिटल जाने का, डॉक्टर से बात करने की जरूरत है? क्या मेडिकेशन कोई लेने की जरूरत है? क्या बताएंगे आप एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव के लिए, लेकिन मेडिसिन और दवा को लेकर क्या करना चाहिए?
तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और आप पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है। अगर मान लो शुगर की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की तकलीफ है, तो उसको पूरी अच्छी तरह से कंट्रोल करें। दूसरा, आपको अगर फैसिलिटी है घर में होम आइसोलेशन की, तो होम आइसोलेशन मतलब अलग कमरा है और अटैच बाथरूम है, तो आप घर पे भी रह सकते हैं। लेकिन आपको 2-3 चीजें करनी है। एक, अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करनी है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, पानी और जो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अच्छी मात्रा में लें, और अपना टेम्परेचर भी रेगुलरली मॉनिटर करें। आपने डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि उस डॉक्टर के साथ या हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में अगर आपको कोई सिम्टम होते हैं तो फिर आप डॉक्टर्स को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ जगह पे कुछ दवाइयां दी जाती हैं, मल्टीविटामिन दी जाती हैं, विटामिन सी दिया जाती है, और ऐसी कई हम दवाई देते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ले सकते हैं। कई जगह, कई क्षेत्रों में लोग डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन या और ड्रग्स है, फेविपिराविर वो देते हैं, जिसका अभी इतना एविडेंस नहीं है कि वो इफेक्टिव है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड डिजीज में वो दवाई कुछ हद तक दी जाती है। लेकिन बहुत जरूरी यही है कि अपने आप घर में आइसोलेट करें, क्लोज मॉनिटरिंग करें, सैचुरेशन अपनी देखें और अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। जी, अगला केस सिनेरियो सर, मान लीजिए मुझे कोविड हुआ है और पूरा अपना वक्त बिताने के बाद अब जाकर कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव आने के कितने दिन बाद या कितने वक्त बाद दूसरों से मिलना सही रहेगा, ताकि हम दूसरों को एक्सपोज ना करें इन्फेक्शन को? तो पहले ये किया हमने, जो शुरू की अगर आप गाइडलाइंस देखें तो लोग ये कहते थे कि आप कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के 48 घंटे बाद आप लोगों से मिल सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस बाद में उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते अगर आप हो गए हैं तो आप फिर लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन अब जब तो रिसर्च आई है, उसने ये दिखाया है कि अगर आपको 10 दिन से बुखार नहीं हुआ, 10 दिन हो गए आपको पॉजिटिव हुए और 2-3 दिन बुखार नहीं रहा और आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप नॉन इन्फेक्शियस हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। आपका आरटीपीसीआर तब भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आरटीपीसीआर वायरल पार्टिकल्स को पिकअप करता है, डेड वायरस को भी पिकअप करता है। और स्टडीज ने यह दिखाया है कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपको कोई लक्षण नहीं है, तो अगर आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो वो डेड वायरस है और वो और लोगों को इन्फेक्शन नहीं कर सकता, वो कल्चर में भी नहीं ग्रो होता। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको 10 दिन से या 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और आपको कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, फीवर आपको 2-3 दिन से नहीं हुआ है, तो आप नॉन इन्फेक्शियस हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। जी सर, ये नए म्यूटेंट वायरस में क्या कुछ सिम्टम्स में और भी नए सिम्टम्स जुड़े हैं, जैसे पहले गले से लेकर बुखार और तमाम सिम्टम्स से? अगर सिम्टम्स इस नई लहर में कुछ भी आपने नया नोटिस किया है जो हमारे दर्शकों को बता दें एक बार सारे सिम्टम्स। तो सिम्टम ज्यादातर वही हैं, जुकाम, नजला, गले में खराश, शरीर में दर्दें, खांसी होना। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ लोगों में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इतने नहीं होते, उनको और कोई तकलीफ नहीं होती, पेट खराब ज्यादा होता है, जैसे लूज मोशंस हुए, डायरिया हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग हुई और साथ में फिर बुखार हो गया। तो इस दफा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमारे देखे जा रहे हैं जो हम पहले भी देखते थे, पर लगता है कि इस दफा परसेंटेज ज्यादा है जिनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज्यादा हैं इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशंस, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो अगर आपको ऐसे भी लक्षण हो और आप कहें कि मुझे जुकाम नजला नहीं है लेकिन ये लक्षण है, तो बेहतर रहेगा कि आप अपना टेस्ट करा लें। बड़ी खबर आई है, उत्तर प्रदेश की सरकार को राहत, यानी कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 जिलों में अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आपको लॉकडाउन लगाना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चली गई थी उत्तर प्रदेश की सरकार। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब यूपी सरकार को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, अगर आप लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। तो ये यूपी सरकार को लॉकडाउन से राहत है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो साफ तौर पर यह कह दिया था कि आप कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर 5 शहरों में तुरंत लॉकडाउन लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने ये कहा है कि अगर आप नहीं चाहते, आपको ये लगता है कि आप स्थिति संभाल सकते हैं और
लॉकडाउन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आप लॉकडाउन मत लगाइए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था, स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के इन शहरों में स्थिति ठीक नहीं है, कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लॉकडाउन होना चाहिए, जिस पर फैसला अब आ गया है। ये 5 शहरों में आदेश दिया गया था। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिशा माथुर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिशा, ये राहत देते हुए, फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि इस तरह की जो लॉकडाउन है वो पॉसिबल नहीं है। ये 5 राज्यों व 5 शहरों में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के लिए आदेश दिया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मुसीबत होगी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो ये कहा है कि हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि सरकार जो है आज काम नहीं कर रही है ढंग से कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं और बहुत कदम उठाने वाले भी हैं। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है। अब कोई लॉकडाउन अभी इन 5 शहरों में नहीं होगा, और लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को 10 दिन के अंदर अंदर पूरी रिपोर्ट अपनी हाईकोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी देनी है कि आखिर कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम आगे उठाने वाले हैं। और वरिष्ठ अधिवक्ता CS नरसिम्हन जो है उनको अमाइकस क्यूरी भी नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये मैटर में आगे सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़े और क्या किया जाए वो देखा जाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस जारी करेगी, लेकिन उनको ये बताया गया कि ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उन्होंने क्यों को पिटिशन ली थी, कोई सामने आया एक दूसरा रिस्पॉन्डेंट नहीं है जिससे जवाब मांगा जाए। बहुत धन्यवाद अनिशा। अनिशा माथुर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के इन 5 शहरों में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बड़ी राहत मिल गई है। देखते रहिए आज तक। एक गंभीर खबर इस वक्त सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मजदूरों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई, 6 घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ये बस दिल्ली से छतरपुर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। ग्वालियर के जोरासी घाटी पर यह बस पलटी है, जिसमें इन यात्रियों की मौत की खबर आ रही, कई के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि यात्रियों, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यात्री दबे हुए हैं और ये वो सारे मजदूर हैं जो दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। जब जैसे ही इन्हें यह खबर मिली कि लॉकडाउन हो गया है और आशंका और बढ़ी कि लॉकडाउन और लंबा चल सकता है, तो मजदूरों ने अपने घर लौटना शुरू किया। मध्य प्रदेश जा रहे थे छतरपुर ये लोग, और ये भरी हुई बस पलट गई है। अब इसमें यह नहीं पता कि कितने मजदूर थे, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 की मौत हुई है और कई के दबे होने की भी ऐसी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब जानकारी इस बारे में मिली है कि सभी लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन कई सारे मजदूर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, कुछ की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। लॉकडाउन का ये साइड इफेक्ट भी हुआ है, गंभीर हादसा। होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।